Assalamu alaikum and welcome to lectures 36, 37 and 38 of strategic marketing. कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट या CRM हमारा मेजर टॉपिक चल रहा है। उसमें अभी तक हमने उसकी बेसिक्स पढ़ी हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को डिस्कस किया, कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू क्या होती है वो हमने पढ़ी, और फिर हमने जो कॉर्नर्स मॉडल ऑफ कस्टमर डिलाइट है उसको लास्ट लेक्चर में स्टडी किया। आज के लेक्चर में हम दो टॉपिक्स पढ़ेंगे, कस्टमर पोर्टफोलियो क्या चीज़ है और सर्विस क्वालिटी क्या चीज़ है और इसकी कौन कौन सी डायमेंशंस होती हैं। इसके बाद है जी कस्टमर रिलेशनशिप ग्रुप्स, जो कि 4 तरह के होते हैं और 2 डायमेंशंस पे ये बेस करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आप देखें कि कस्टमर्स लॉयल्टी है जो कि लो या हाई हो सकती है, और वर्टिकल एक्सिस पे जो पोटेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी है जो हमें कस्टमर से मिल रही है वो भी लो या हाई हो सकती है। तो हमारे ट्रू फ्रेंड्स वो हैं जो लॉयल कस्टमर्स भी हैं और उनसे हमें वैल्यू या प्रॉफिट भी ज़्यादा मिलता है, और हर कंपनी ऐसे कस्टमर्स को पसंद करेगी, ऐसे कस्टमर्स को हासिल करना चाहेगी, रिटेन करना चाहेगी। फिर बटरफ्लाइज हैं, और बटरफ्लाइज ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल तो होते हैं लेकिन ये लॉयल नहीं है। यानी कभी कभी ये बाइंग कर लेते हैं, और जब ये बाइंग करते हैं तो ज़्यादा बल्क में करते हैं, ज़्यादा बल्क क्वांटिटी में करते हैं, जिसकी वजह से जो रेवेन्यू या प्रॉफिट है वो ज़्यादा होता है, लेकिन ये लॉयल नहीं है। तीसरे नंबर पे आपको स्ट्रेंजर्स नज़र आ रहे हैं जिनकी लॉयल्टी भी कम है और इनसे हमें जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी कम है। तो स्ट्रेंजर्स को हम ज़्यादा फोकस नहीं करते, हम इन्हें इग्नोर कर सकते हैं। मैंने शायद पहले भी इस तरह की बात की कि हमारे जो स्ट्रेंजर कस्टमर्स हैं वो हमारे किसी कंपैटिटर के ट्रू फ्रेंड्स हो सकते हैं। चौथे जो है वो कस्टमर्स हैं जिनकी लॉयल्टी तो ज़्यादा है लेकिन वो हमारे लिए ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे किसी बैंक में जो छोटे छोटे अकाउंट होल्डर्स हैं, अब वो रेगुलरली बैंक आते भी हैं, उसकी सर्विसेज भी अवेल करते हैं, लेकिन उनकी वजह से कोई बहुत ज़्यादा बैंक को फ़ायदा नहीं होता, बल्कि सर्विसेज जो है वो देनी पड़ती हैं उन्हें। इन्हें हम बारनेकल्स कहते हैं। तो कंपनीज की कोशिश ये होती है कि वो ट्रू फ्रेंड्स को तो रिटेन करें और स्ट्रेंजर्स को इग्नोर करें। जो बटरफ्लाइज और बारनेकल्स हैं, इन दोनों को ट्रू फ्रेंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करें। बटरफ्लाइज को अगर हम कुछ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट की प्रैक्टिसेस जो है वो अप्लाई करें तो इनकी लॉयल्टी को हम इंक्रीज़ करके इनको ट्रू फ्रेंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी ऑलरेडी इनकी बहुत अच्छी है। इसी तरह जो बारनेकल्स हैं ये लॉयल तो हैं लेकिन इनकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज़ करने के लिए, जैसे बैंक की मैंने एग्जांपल दी थी, तो बैंक इन्हें मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं जैसे क्रेडिट कार्ड है या होम लोन है या कार लोन है या इस तरह की कोई और, या पर्सनल लोन है या कोई और प्रोडक्ट्स हैं, वो ऑफ़र करके इनको ट्रू फ्रेंड्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। अब जो पॉइंट्स मैंने उसमें बताए कुछ और डिस्क्रिप्शन के साथ देखते हैं कि कंपनीज जो है वो अपने कस्टमर्स को विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम एंड प्रॉफिटेबिलिटी रैंक करती हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे मैंने बताया कि ट्रू फ्रेंड्स हैं और बारनेकल्स हैं और स्ट्रेंजर्स हैं, ये सारे वॉल्यूम के ऊपर भी, प्रॉफिटेबिलिटी के ऊपर भी और लॉयल्टी भी इनमें हम शामिल करते हैं। फिर दूसरा पॉइंट देखें, मे बी एबल टू डेवलप कस्टमर माइग्रेशन प्लान टू मूव लोअर वॉल्यूम कस्टमर्स higher up the ladder from first time consumers to repeat consumer, majority consumer, loyal consumer and onwards to advocate status। जी हमने प्रीवियस स्लाइड्स में ये लैडर या ये जो एक कस्टमर्स की हायरार्की है वो देखी थी कि सबसे पहले वो सस्पेक्ट होते हैं, फिर वो प्रॉस्पेक्ट बन जाते हैं, फिर वो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं, उसके बाद वो रिपीट परचेज़र बन जाते हैं, फिर मेजॉरिटी कस्टमर बन जाते हैं, लॉयल कस्टमर बन जाते हैं और फाइनली वो हमारे एडवोकेट्स बन जाते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जो हमारे कस्टमर्स हैं उनको एक स्टेप से दूसरे स्टेप पे माइग्रेट करते जाएं। इस माइग्रेशन के लिए हमें जो प्लानिंग है वो करना पड़ती है, अपनी स्ट्रेटजीज़ जो है वो बनाना पड़ती हैं, लेकिन ये उसी वक्त मुमकिन होता है जब हमारे पास लोअर वॉल्यूम कस्टमर्स मौजूद हों। अगर कस्टमर्स ऑलरेडी ही ज़्यादा बाय कर रहे हैं तो हम उन्हें किस हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं, यानी जो चीज़ पहले ही बेहतर है उसको मज़ीद इम्प्रूव करना मुश्किल होगा।
तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी अपॉर्चुनिटी होना ज़रूरी है, जैसे मैं आपको अगले स्लाइड में बताता हूँ। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस को समझने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ कि दो कस्टमर्स हैं और ये पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीदते हैं हमसे या हमारे कंपेटिटर से। जो पहला कस्टमर है एक्स, वो टोटल एक साल में 7 पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीदते हैं, 3 हमसे लेते हैं और 4 हमारे कंपेटिटर्स से। और जो कस्टमर वाई है वो पूरे साल में 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीदते हैं और वो दोनों हम ही से ख़रीदते हैं। अब अगर लॉयल्टी के हवाले से देखा जाए तो वाई जो है वो हमारे साथ लॉयल है, वो दूसरे कंपेटिटर्स के पास जाता ही नहीं है। और एक्स जो है ये हमारे पास भी आता है और कंपेटिटर्स के पास भी जाता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी के लिए देखें तो वो एक्स में है, क्योंकि एक्स कुछ हमसे ख़रीद रहा है और बाकी जो 4 कंपेटिटर्स ख़रीद रहा है वो कंपेटिटर्स की बजाय हम उसको स्विच करके अपने पास ला सकते हैं, तो हमारा बिज़नेस वॉल्यूम बढ़ेगा। वाई जो है वो ख़रीद ही 2 रहा है और वो दोनों भी हमसे ख़रीद रहा है, उसमें तो मज़ीद कोई अपॉर्चुनिटी बाकी रहती नहीं है। तो अपॉर्चुनिटी के लिए हमें देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे कस्टमर्स हैं जो नंबर 1 हमारे कंपेटिटर से बाइंग कर रहे हैं, नंबर 2 उनके हमारे पास आने के चांसेस हैं, यानी पहले भी वो कुछ ना कुछ हमसे ख़रीदारी कर रहे हैं। ये एक शू बायर्स की एग्जांपल है जो कि इसमें हम भी हैं और हमारे कंपेटिटर्स भी हैं और 4 तरह के जो है वो कस्टमर्स हैं। ट्रू फ्रेंड्स हैं, बटरफ्लाइज हैं, बारनेकल्स हैं और स्ट्रेंजर्स हैं। अब जो ट्रू फ्रेंड्स हैं इनको मैंने ए बी सी डी कह दिया। जो ए कस्टमर है ये एक साल में सपोज कर लें कि 7 पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीदते हैं और ये हमसे ख़रीदते हैं, कंपेटिटर्स के पास नहीं जाते। तो ये हमारे ट्रू फ्रेंड्स हैं, ज़्यादा शूज़ ख़रीद रहे हैं और लॉयल्टी भी इनकी ज़्यादा है, लिहाजा ये ट्रू फ्रेंड्स हैं। तो इनको तो हमने हर सूरत में रिटेन करना है। और अगर आप स्ट्रेंजर्स को देखें जिन्हें आप डी कह रहे हैं यहाँ पे, तो वो एक साल में 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीदते हैं और दोनों पेयर्स वो कंपेटिटर से ख़रीदते हैं, हमारे पास नहीं आते। तो एक तो वो ख़रीद कम रहे हैं, दूसरा ये कि वो उनकी लॉयल्टी हमारे साथ नहीं है, लिहाजा हम उनको इग्नोर कर सकते हैं। जो असल कंपटीशन आएगा वो बटरफ्लाइज और बारनेकल्स में आएगा, बी और सी। अगर आप बटरफ्लाइज को देखें तो ये एक साल में 7 पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीद रहे हैं, उनमें से 3 ये हमसे ख़रीद रहे हैं और 4 जो है वो हमारे कंपेटिटर्स से, टोटल 7 बनते हैं। और दूसरी साइड पे जो बारनेकल्स हैं ये एक साल में 2 पेयर्स ऑफ शूज़ ख़रीद रहे हैं, लेकिन हम ही से ख़रीद रहे हैं, कंपेटिटर्स के पास नहीं जाते, इनकी लॉयल्टी ज़्यादा है। तो हमने ये देखना है कि अगर ये जो कंपेटिटर्स हैं, अगर बटरफ्लाइज हैं, तो ये जो कंपेटिटर से 4 पेयर्स ख़रीद रहे हैं, क्यों ना ये वहाँ से स्विच करके हम ही से ख़रीदना शुरू कर दें। यानी अगर ये 4 पेयर्स भी हमसे ख़रीदेंगे तो 7 पेयर्स हो जाएंगे, हमारे ट्रू फ्रेंड्स बन जाएंगे। लेकिन ये जो स्विचिंग है इनकी कंपेटिटर्स से हम तक आने की, उस स्विचिंग की कुछ ना कुछ कॉस्ट होगी। हमें अपनी जो CRM की स्ट्रेटजीज़ हैं वो अप्लाई करना पड़ेंगी, उसकी कुछ कॉस्ट होगी जिसे आप स्विचिंग कॉस्ट कह सकते हैं। दूसरी साइड पे जो बारनेकल्स हैं वो हमसे 2 पेयर्स ले रहे हैं और किसी के पास नहीं जाते, तो उनको रिटेन करने की भी कुछ ना कुछ कॉस्ट हो सकती है। तो हमने ये कंपेयर करना है कि क्या B की स्विचिंग कॉस्ट ज़्यादा है या C की रिटेनिंग कॉस्ट ज़्यादा है। तो अकॉर्डिंगली फिर हम अपनी जो डिसीजन मेकिंग है वो करेंगे। फिर एक और पॉइंट भी हमें जहन में रखना पड़ेगा कि प्रॉफिटेबिलिटी का लेवल क्या है। मिसाल के तौर पे बी जो है यानी बटरफ्लाइज, वो शूज़ तो ज़्यादा ख़रीदते हैं लेकिन वो ज़्यादा कैजुअल शूज़ ख़रीदते हैं जिनमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है। और सी जो है ये कम शूज़ ख़रीदते हैं लेकिन ये फैंसी शूज़ ख़रीदते हैं जिसमें प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होता है। तो हमें ये जो एनालिसिस हैं वो भी करना पड़ेंगे कि प्रॉफिट मार्जिन के हवाले से कौन सा जो कस्टमर है वो बेहतर है। तो ये सारी जो डिसीजन मेकिंग है ये इतनी सिंपल नहीं होगी, इसमें कई तरह के जो वेरिएबल्स हैं वो शामिल हैं। तो हमें पता ये चला कि कस्टमर्स को जो सर्व करने की कॉस्ट है वो कम भी हो सकती है और ज़्यादा भी हो सकती है। इसी तरह से जो उनसे प्राइस या वैल्यू या प्रॉफिट हमें मिलता है वो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। यानी हर कस्टमर के लिए ना तो कॉस्ट एक जैसी है और ना प्राइस एक जैसी है। मुख्तलिफ ग्रुप्स के लिए, सेगमेंट्स के लिए, कोहोर्ट्स के लिए मुख्तलिफ हो सकती है।
और ये जो कॉस्ट टू सर्व है, इसमें कई तरह की कॉस्ट शामिल हो सकती है, जैसे प्री सेल कॉस्ट है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, या पोस्ट सेल कॉस्ट है। तो ये जो कस्टमर्स के 4 ग्रुप्स बनते हैं इस मैट्रिक्स में, उनको हम देखते हैं। सबसे पहले हमें ज़ाहिर है कि सबसे अच्छे कस्टमर हमारे लिए वही हैं जिनकी सर्व करने की कॉस्ट कम से कम है और उनसे जो हमें प्राइस या प्रॉफिट या वैल्यू मिल रही है वो हाईएस्ट है। इन्हें हम पैसिव कस्टमर्स कहते हैं। फिर कस्टमर्स का जो दूसरा ग्रुप है उसमें कॉस्ट टू सर्व तो हाई है, लेकिन जो उन कस्टमर से हमें प्राइस मिल रही है वो भी हाई है। इन्हें हम कैरेज ट्रेड कस्टमर्स कहते हैं। फिर तीसरे नंबर पे वो कस्टमर्स हैं जो जो हमें प्राइस तो कम दे रहे हैं, लेकिन उनको जो सर्व करने की कॉस्ट है वो भी कम है। और चूंकि कस्टमर्स को इस चीज़ का पता है कि इनको सर्व करने की कॉस्ट कम से कम आ रही है, लिहाजा वो कुछ ना कुछ जो बारगेनिंग है उसकी तरफ आ जाते हैं, और उस बारगेनिंग की वजह से जो प्राइस हमें उनसे मिलेगी वो कम होगी। इस ग्रुप को हम बारगेन बेसमेंट कहते हैं। और चौथे वो कस्टमर्स हैं जिन्हें आप एग्रेसिव ग्रुप कहते हैं, जिनको सर्व करने की कॉस्ट ज़्यादा है और उनसे जो प्राइस हमें मिल सकती है वो बहुत कम है। अगर आप राइट साइड पे कुछ वैल्यूज़ मैंने लिखी हैं वो देखें, तो मैं अस्यूम कर रहा हूँ कि कॉस्ट टू सर्व जो है ये 10 to 15 है। 10 इज़ लो एंड 15 इज़ हाई। और इसी तरह जो रिसीव प्राइस है वो वेरी करती है 12 to 18 पे। तो अब आप देखें कि अगर हमें पैसिव कस्टमर्स की एग्जांपल देखें तो सर्व करने की कॉस्ट 10 रुपये और इनसे जो प्राइस हमें मिल रही है वो 18 है। तो जो डिफरेंस आप देखेंगे दोनों का वो +8 आ रहा है, यानी 18 में से 10 को माइनस किया। इसके बाद अगर आप कैरेज ट्रेड की एग्जांपल देखें तो इनको सर्व करने की कॉस्ट हाई है यानी 15, लेकिन इनसे जो प्राइस हमें मिल रही है वो भी हाई है यानी 18। डिफरेंस जो है वो +3 का आ रहा है। फिर अगर तीसरा ग्रुप देखें जिसे बारगेन बेसमेंट कहा गया था, तो सर्व करने की कॉस्ट कम है यानी 10, और जो प्राइस हमें मिल रही है वो भी कम है यानी 12। दोनों का डिफरेंस +2 आ रहा है। और जो एग्रेसिव ग्रुप है कस्टमर्स का, उसमें सर्व करने की कॉस्ट 15 है, लेकिन प्राइस जो हमें मिल रही है वो इस कॉस्ट से भी कम यानी 12। तो नेट रिजल्ट इज़ -3। तो अगर इस एग्जांपल को देखा जाए तो जो पैसिव ग्रुप है उसको तो हम यकीनन प्रायोरिटी पे रखेंगे, और कैरेज ट्रेड जो है ये हमारे लिए एक अच्छा टारगेट हो सकता है, फॉलोड बाय अ बारगेन बेसमेंट। और ये जो एग्रेसिव ग्रुप है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। अब अगर हम कस्टमर पोर्टफोलियो मॉडलिंग की बात करें, इसमें मैं स्टेप 1 पे बात कर रहा हूँ, फिर इसके बाद स्टेप 2 आएगा। तो कस्टमर पोर्टफोलियो की जो मॉडलिंग है उसमें दो जो डायमेंशंस हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि कस्टमर्स की जो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है वो कितनी ज़्यादा, और ये जो स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस है इसको कई चीज़ें डिटरमिन करती हैं, जैसे वैल्यू या वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स परचेज, कितना ज़्यादा ख़रीद रहे हैं और जो ख़रीद रहे हैं उसमें हमारे लिए कितना प्रॉफिट है। दूसरा है कि पोटेंशियल एंड प्रेस्टीज ऑफ द कस्टमर। बाज़ दफ़ा कस्टमर की अपनी रिप्यूट और प्रेस्टीज इतनी ज़्यादा होती है कि वो हमारी कंपनी के लिए एक अच्छा कस्टमर बन सकता है। हम उसे बाय नेम जो है वो बताते हैं कि ये कंपनी या ये पर्सन्स या ये ग्रुप जो है वो भी हमारे कस्टमर्स में शामिल है। और बिज़नेस डिज़ायरेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, अगर हम अपने बिज़नेस को एक्सपैंड कर रहे हैं थ्रू डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, तो हमें नई मार्केट्स में जाना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी कस्टमर्स को हमें जो है वो इन्वॉल्व करना पड़ेगा। लिहाजा स्ट्रेटेजिक इम्पॉर्टेंस को ये कई चीज़ें डिटरमिन करती हैं। दूसरी जो डायमेंशन है वो है डिफ़िकल्टी ऑफ मैनेजिंग द कस्टमर रिलेशनशिप। कितना ज़्यादा आसान या मुश्किल है कस्टमर रिलेशंस को मैनेज करना। अब ये भी कई चीज़ों पे बेस करता है, जैसे प्रोडक्ट की करैक्टरिस्टिक्स हैं, कम्प्लेक्सिटी ऑफ प्रोडक्ट कितनी ज़्यादा है, फिर जो अकाउंट करैक्टरिस्टिक्स हैं जैसे कस्टमर्स की नीड्स या रिक्वायरमेंट्स किस तरह की हैं, कस्टमर का जो बाइंग बिहेवियर है वो कैसा है, उसकी पावर कैसी है, उसकी जो टेक्निकल और कमर्शियल कॉम्पिटेंस है वो कितनी ज़्यादा है, और उसकी अपनी प्रेफरेंस क्या है कि वो हमारे कंपेटिटर्स के साथ काम करे बजाय हमारे
वो हमारे कंपेटिटर्स के साथ ज़्यादा लॉयल जो है वो रहे। तो इन दो डायमेंशंस की बेस पे हम जो कस्टमर पोर्टफोलियो मॉडलिंग है उसका स्टेप 1 देखते हैं। जी, ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, दो डायमेंशंस जो अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखी थी। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ऑफ कस्टमर्स आइदर हाई और लो, और डिफ़िकल्टी ऑफ मैनेजिंग द रिलेशनशिप आइदर हाई और लो। तो यहाँ पे एक टर्म आपको नज़र आ रही है की कस्टमर्स वो हैं, और दूसरी है नॉन की कस्टमर्स वो हैं जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमने इन्हीं को कंसिडर करना है। और ये जो की कस्टमर्स हैं, अगर इनके जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है वो उसकी डिफ़िकल्टी कम हो तो फिर ये की इजी कस्टमर्स बन जाते हैं, यानी स्ट्रेटेजिकली भी इम्पॉर्टेंट हैं और डिफ़िकल्टी का लेवल भी इतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर यही कस्टमर्स जो स्ट्रेटेजिकली इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन इनका जो रिलेशनशिप मैनेजमेंट है उसमें डिफ़िकल्टी का लेवल ज़्यादा हो जाए तो इन्हें हम की डिफ़िकल्ट कहते हैं। इन्हीं दो बॉक्सेस को हमने देखना है। बाकी जो दो बॉक्सेस हैं कि वो कस्टमर्स का रिलेशनशिप चाहे आसान है या मुश्किल है, लेकिन अगर वो की कस्टमर्स नहीं हैं तो उनको हम इग्नोर कर सकते हैं। अब हम आते हैं कस्टमर पोर्टफोलियो मॉडलिंग स्टेप 2 की तरफ। तो इसमें भी दो डायमेंशंस हैं। जो पहली डायमेंशन है वो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ द कस्टमर रिलेशनशिप है। ये स्ट्रेंथ कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, और ये किन चीज़ों पे बेस करती है। एक तो लेंथ ऑफ रिलेशनशिप, जितना ज़्यादा पुराना रिलेशन होगा उसकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। द वॉल्यूम और डॉलर वैल्यू ऑफ परचेज, जितनी ज़्यादा होगी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। इम्पॉर्टेंस ऑफ द कस्टमर, यानी जो कस्टमर है वो अगर हमारे लिए एक लार्ज बायर है, बड़ा कस्टमर है, इम्पॉर्टेंट कस्टमर है, और वो हमारी जो सेल्स हैं उसमें ज़्यादातर उसका पार्ट होता है, उसका शेयर होता है, तो इसका मतलब है कि जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप की वो ज़्यादा होगी। पर्सनल फ्रेंडशिप भी बाज़ दफ़ा हमारे पर्सनल रिलेशंस बन जाते हैं कस्टमर्स के साथ, जो अच्छे कस्टमर्स हैं, तो इससे भी हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। कस्टमर जितना ज़्यादा कोऑपरेटिव होगा स्ट्रेंथ बढ़ेगी। जो मैनेजमेंट डिस्टेंस है, मैनेजमेंट डिस्टेंस और जियोग्राफिकल डिस्टेंस में डिफरेंस ये है, जियोग्राफिकल डिस्टेंस तो जो आम डिस्टेंस के मीनिंग्स है उसमें आता है। जितना डिस्टेंस बढ़ेगा उतना ही जो स्ट्रेंथ ऑफ रिलेशन है कम हो जाएगी। दूसरी साइड पे जो मैनेजमेंट डिस्टेंस है उससे मुराद लैंग्वेज और कल्चर है। देखें, अगर हमारा और हमारा जो कस्टमर है वो उनकी लैंग्वेज एक तरह की है, उनका कल्चर एक तरह का है, तो फिर रिलेशनशिप के चांसेस हैं कि वो स्ट्रांग होगा। और अगर बिल्कुल वो अपोजिट कल्चर से हैं या लैंग्वेज उनकी सेम नहीं है तो फिर हो सकता है कि जो रिलेशनशिप है उसमें उतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ ना हो। दूसरी डायमेंशन है कस्टमर्स अट्रैक्टिवनेस। ये भी कई फैक्टर्स पे बेस करती है, जैसे साइज ऑफ सेगमेंट है या प्रॉफिट मार्जिन है, कस्टमर्स ग्रोथ रेट है, इन्फ्लुएंस ऑन मार्केट है कस्टमर का, फिर जो कंपटीशन है वो कितना ज़्यादा है, और कस्टमर की अपनी पोजीशन और स्ट्रेंथ कैसी है, वो चेंज के साथ किस तरह से एडजस्ट हो सकता है। फिर कई सोशियो पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, और कस्टमर की एबिलिटी है कि वो किस हद तक फिट हो सकता है मार्केट में, किस हद तक अडेप्ट कर सकता है। तो ये जो हमने दो डायमेंशंस पढ़ी हैं इसकी मदद से हम कस्टमर प्रोफाइल मैट्रिक्स का जो स्टेप 2 है उसको मुकम्मल करते हैं। ये मैट्रिक्स आप देख सकते हैं, वही दो डायमेंशंस हैं। वर्टिकल एक्सिस पे कस्टमर्स अट्रैक्टिवनेस है जो कि लो, मीडियम या हाई है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे रिलेशनशिप स्ट्रेंथ है जो कि स्ट्रॉन्ग, मीडियम या वीक है। तो पहले तो आप देखें कि अगर जो आपका रिलेशनशिप है कस्टमर के साथ उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, यानी स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, तो चाहे कस्टमर जैसा भी है आप उसे होल्ड करें। उसकी अट्रैक्टिवनेस ज़्यादा है, मीडियम है या लो है, लेकिन अगर तो आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छा है तो फिर आपको उसे होल्ड करना चाहिए और इसे इम्प्रूव करते रहना चाहिए जहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम्स हैं। दूसरा आप देखें कि अगर कस्टमर की जो अट्रैक्टिवनेस है डैट इज़ लो और रिलेशनशिप जो है वो मीडियम या वीक है, तो इससे आप विदड्रॉ कर लें, क्योंकि ये ना तो अट्रैक्टिव हैं और रिलेशनशिप भी कोई हमारा बहुत अच्छा नहीं है। तीसरा, यानी इसको मैंने यहाँ पर जो स्काई ब्लू बॉक्सेस हैं उसके साथ जाहिर किया है, जो
होल्डिंग वाली पोजीशन है, इसको मैंने येलो कलर या ऑफ वाइट कलर के साथ जाहिर किया है। इसके बाद 4 बॉक्सेस वो रह जाते हैं जो ऑरेंज कलर में हैं। ये कस्टमर की जो अट्रैक्टिवनेस है वो हाई या मीडियम होगी और रिलेशनशिप स्ट्रेंथ जो है वो मीडियम या वीक होगी, तो इसको हम बेहतर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो इनको इम्प्रूव करना चाहिए। जो ब्लू वाले बॉक्सेस हैं इनको विड्रॉ करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, और जो येलो कलर में बॉक्सेस हैं इनको होल्ड करना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं ट्राईवेरिएट सीआरएम मॉडल, जिसे आप सीआरएम का 3D मॉडल भी कह सकते हैं। और इसमें 2 डायमेंशंस तो वही हैं जो आपने पहले देखी, यानी कॉस्ट टू सर्व और नेट प्राइस। तीसरी जो डायमेंशन इसमें ऐड हुई है वो रिलेशनशिप वैल्यू है, और ये सर्टेन जो फैक्टर्स हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है। मिसाल के तौर पे, आर द गुड्स और सर्विसेज क्रिटिकल टू द कस्टमर, इज द कस्टमर अ मेजर जनरेटर ऑफ वॉल्यूम फॉर सप्लायर। यहाँ सप्लायर से मुराद सेलर है, मैन्युफैक्चरर है, कंपनी है। वुड द कस्टमर बी हार्ड टू रिप्लेस इफ दे स्विच टू अनदर सप्लायर, डज द कस्टमर जनरेट कॉस्ट सेविंग फॉर द सप्लायर। तो इनकी बेस पे हम डिटरमिन करेंगे कि हमारे रिलेशनशिप की वैल्यू जो है वो कितनी है। जी, ये सीआरएम का 3D मॉडल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कॉस्ट टू सर्व लो एंड हाई, और दूसरी साइड पे नेट प्राइस आ रही है, ये भी लो टू हाई, और तीसरी साइड पे रिलेशनशिप वैल्यू है, ये भी लो टू हाई के स्केल के ऊपर है। और इसमें चूँकि 2x2x2 का मैट्रिक्स है, यानी इसमें 8 टोटल जो ऑप्शंस हैं या बॉक्सेस हैं वो बन सकते हैं। इसमें से इसकी मैंने नंबरिंग की हुई है। अगर आप नंबर 1 देखें तो ये हमारे लिए सबसे अच्छा बॉक्स है, या अच्छा सेगमेंट आप कह सकते हैं कस्टमर्स का। और अगर आप इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखें, जो बॉक्स नंबर 1 है, इसमें नेट प्राइस जो हमें मिल रही है वो हाई है, और कॉस्ट टू सर्व द कस्टमर्स इज़ लो, और जो रिलेशनशिप वैल्यू है वो भी हाई है, यानी ये हमारा फेवरेट मोस्ट कस्टमर सेगमेंट है। इसी तरह से अगर आप 3 को देखें तो 3 में जो नेट प्राइस है वो हाई है, जो कॉस्ट टू सर्व है वो लो है, लेकिन इसमें रिलेशनशिप वैल्यू भी लो है। उसके बाद आप अगर 2 को देखें तो 2 में जो कॉस्ट टू सर्व है डेट इज़ हाई, रिलेशनशिप वैल्यू इज़ हाई, और जो नेट प्राइस है वो भी आपको हाई मिल रही है। और नंबर 8 को अगर आप देखें तो ये शायद हमारे लिए लीस्ट प्रेफर्ड सेगमेंट होगा कस्टमर्स का, क्योंकि इसमें रिलेशनशिप वैल्यू इज़ लो, कॉस्ट टू सर्व इज़ हाई, और जो नेट प्राइस हमें मिल रही है वो भी लो है। तो इस तरह हर जो बॉक्स है वो किसी न किसी सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वो सेगमेंट हमारे लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है, बहुत पुअर भी हो सकता है, और एवरेज सेगमेंट भी हो सकता है। अच्छा, कस्टमर्स जो हैं ये इनका एक बिहेवियर होता है कि ये जब भी कोई प्रोडक्ट या ब्रांड ख़रीदने की कोशिश करते हैं तो ये अपना जो परसीव्ड रिस्क है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करते हैं, और इसको रिड्यूस करने के कई टैक्टिक्स जो है वो इनके पास होते हैं। जैसे ये अपनी परचेज़ को डिले करते जाते हैं ताकि मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो है वो मिलती जाए। जितनी इन्फॉर्मेशन मिलेगी उतना ही जो रिस्क है वो कम होता जाएगा। फिर ये जो वर्ड ऑफ माउथ एंडोर्समेंट है उसकी तलाश में रहते हैं कि इन्हें किसी रिलायबल सोर्स से अगर वर्ड ऑफ माउथ पॉजिटिव मिल जाए तो ये उसके ऊपर डिपेंड कर सकते हैं, या ये सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स के ऊपर नेगोशिएट कर सकते हैं। ये जो मज़ीद इन्फॉर्मेशन है वो हासिल कर सकते हैं मुख्तलिफ जो सोर्सेज हैं। ये जो एस्टेब्लिश ब्रांड्स हैं, जो अच्छे ब्रांड्स हैं, हमेशा उनको बाय करने की कोशिश करेंगे क्योंकि रिलायबिलिटी बढ़ेगी। इसी तरह से ये जो सप्लायर या कंपनी है उसके साथ अच्छे जो रिलेशनशिप्स हैं वो बनाने की कोशिश करते हैं। ये मुख्तलिफ जो गारंटीज़ हैं वो हासिल करने की कोशिश करते हैं, या डिस्काउंट लेने की कोशिश करते हैं, या समटाइम्स ये प्री परचेज़ जो एक ट्रायल है वो मांगते हैं ताकि अपनी जो सेटिस्फेक्शन है वो पूरी कर सकें।
या बाज़ दफ़ा ये टेस्टिमोनियल्स जो है उनके बारे में पूछते हैं कि दूसरे लोगों ने जो आपकी प्रोडक्ट इस्तेमाल की उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो अगर उनका एक्सपीरियंस अच्छा था और वो रिकमेंड करते हैं तो फिर ये जो कस्टमर्स हैं ये भी आपकी प्रोडक्ट को ख़रीदेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, ये जो कस्टमर्स आपकी प्रोडक्ट या ब्रांड से वैल्यू हासिल करते हैं, ये वैल्यू इसको 3 डायमेंशंस में डिवाइड किया जा सकता है। रिसर्च में इसको एक तो एक्सट्रिंसिक वर्सेस इंट्रिंसिक में डिवाइड किया गया, यानी कस्टमर जो वैल्यू परसीव करते हैं वो उसके फंक्शनल बेनिफिट्स की वजह से करते हैं या उसके इमोशनल बेनिफिट्स की वजह से। जो फंक्शनल बेनिफिट्स हैं वो एक्सट्रिंसिक हैं और जो इमोशनल बेनिफिट्स हैं वो इंट्रिंसिक है। दूसरा ये कि वो सेल्फ ओरिएंटेड हैं या अदर ओरिएंटेड हैं। जो कंज्यूमर परसीव्ड वैल्यू है वो विद रिस्पेक्ट टू देमसेल्व्स होती है या विद रिस्पेक्ट टू अदर्स होती है। और तीसरा है एक्टिव है या रिएक्टिव, यानी जो कंज्यूमर एक्सपीरियंस है वो वैल्यू को डायरेक्ट एक्सपीरियंस करते हैं या वो उसको रिस्पॉन्ड करते हैं सिर्फ। तो जब आप इन 3 डायमेंशंस को मिलाते हैं तो 8 टाइप्स ऑफ कंज्यूमर एक्सपीरियंस वैल्यूज़ जो है वो सामने आती हैं, जिसमें एफिशिएंसी है, एक्सीलेंस है, प्ले है, एस्थेटिक्स है, स्टेटस है, एस्टीम है, एथिक्स है और स्पिरिचुअलिटी है। इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये जो 8 वैल्यूज़ हैं इनकी ब्रीफ डेफिनेशन यहाँ पे मैंने दी है। एफिशिएंसी से मुराद आउटपुट वर्सेस इनपुट है। जितनी आउटपुट बढ़ेगी एज कंपेयर टू इनपुट उतनी एफिशिएंसी भी बढ़ेगी। एक्सीलेंस से मुराद क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट है। प्ले से मुराद फन है। एस्थेटिक से मुराद ब्यूटी ऑफ प्रोडक्ट है। स्टेटस जो है ये सोशल स्टैंडिंग रिलेटिव टू अदर्स होती है। और एस्टीम जो है व्हाट अ पर्सन इज़ नाउन फॉर, किस चीज़ के लिए वो जाना जाता है या मशहूर है, वो उसकी एस्टीम। एथिक्स हम कहते हैं गुड वैल्यूज़ को या गुड प्रैक्टिसेस को। और जो स्पिरिचुअलिटी है ये ब्रॉड मीनिंग ऑफ लाइफ को कहते हैं। तो अब जो मॉडल है उसको हम देखते हैं। इस मॉडल में आप देख सकते हैं 3 डायमेंशंस हैं। सबसे पहले सेल्फ ओरिएंटेड और अदर ओरिएंटेड, फिर एक्टिव या रिएक्टिव, और अगर आप ऊपर देखें तो एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। तो जो एफिशिएंसी है अगर हम इसको डिफाइन करें तो एफिशिएंसी एक सेल्फ ओरिएंटेड वैल्यू है, एक्टिव वैल्यू है और एक्सट्रिंसिक है। जबकि प्ले या फन जो है ये सेल्फ ओरिएंटेड है, एक्टिव है लेकिन इंट्रिंसिक है। इसी तरह से एक्सीलेंस या क्वालिटी जो है ये सेल्फ ओरिएंटेड, रिएक्टिव और एक्सट्रिंसिक है। और जो एस्थेटिक्स हैं वो सेल्फ ओरिएंटेड, रिएक्टिव और इंट्रिंसिक है। सिमिलरली बाकी 4 जो वैल्यूज़ हैं, स्टेटस इज़ अदर ओरिएंटेड, एक्टिव, एक्सट्रिंसिक। एस्टीम इज़ अदर ओरिएंटेड, रिएक्टिव, एक्सट्रिंसिक। एथिक्स जो है ये अदर ओरिएंटेड, एक्टिव और इंट्रिंसिक। और जो स्पिरिचुअलिटी है लास्ट वैल्यू ये अदर ओरिएंटेड है, रिएक्टिव है और इंट्रिंसिक वैल्यू है। अगर हम बी टू बी की बात करें यानी बिज़नेस टू बिज़नेस और कस्टमाइजेशन के हवाले से इसे देखें तो कस्टमाइजेशन बड़ी कॉमन है बी टू बी में, क्योंकि जो सप्लायर्स हैं, सप्लायर्स से मुराद मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो अक्सर अपने कस्टमर्स को जहन में रखते हुए जो प्रोडक्ट्स हैं या सर्विसेज हैं उनको अडेप्ट करते रहते हैं। और ये जो अडेप्शंस हैं या कस्टमाइजेशन है ये उनके दरमियान एक अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करने में और उनको मेंटेन करने में भी मदद देती हैं। तो नेक्स्ट टेबल में हम देखते हैं कि किस तरीके से जो सप्लायर्स या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो कस्टमाइजेशन किसी न किसी प्रोसेस में, किसी न किसी डायमेंशन में जो है वो शामिल कर लेते हैं। जी, आप इस टेबल में देखेंगे कि किस तरीके से जो कस्टमाइजेशन है वो 7 पीस ऑफ मार्केटिंग मिक्स में शामिल की जा सकती है। जैसे अगर आप प्रोडक्ट में देखें तो स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स बनाई जा सकती हैं फॉर डिफरेंट कस्टमर सेगमेंट्स। और इसी तरह से जो बिग कस्टमर्स हैं उनको स्पेशल प्राइस ऑफर्स जो है वो दी जा सकती हैं। प्रमोशन के हवाले से देखें तो मोर डायरेक्टेड टुवर्ड्स कस्टमर सेगमेंट्स हो सकती हैं जिनको हम टारगेट कर रहे हैं। प्लेस की अगर बात करें तो इसमें एग्जांपल भी दी गई है कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल जो है वो अपने जो मेजर रिटेल कस्टमर्स हैं उनको डायरेक्ट डिलीवरी देते हैं।
प्रोसेसेस के हवाले से आप देखें तो कस्टमर्स को समटाइम्स प्रोसेसेस में भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, ये भी कस्टमाइजेशन है। पीपल के हवाले से देखें तो लोगों को ट्रेनिंग्स दी जा सकती हैं, इवन कस्टमर्स को ट्रेन किया जा सकता है कि वो हमारी प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे जो है वो उसको उसके जो फंक्शंस हैं उससे मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। फिर मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं जिसमें क्रॉस फंक्शनल टीम्स जो है वो कस्टमर्स की तरफ से भी और जो सप्लायर है उसकी तरफ से भी वो बनाई जा सकती हैं, लोगों को शामिल किया जा सकता है। और फिज़िकल एविडेंस में देखें कि जो मुख्तलिफ डेडिकेटेड फ़िज़िकल फैसिलिटीज़ हैं वो इस्टेब्लिश की जा सकती हैं कस्टमर को असिस्ट करने के लिए। अच्छा जी, मैस कस्टमाइजेशन को समझने से पहले मैं आपको बता दूं कि प्रोडक्शन के 3 लेवल्स आमतौर पे होते हैं। एक मैस प्रोडक्शन होता है जिसमें हम स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स बनाते हैं, बहुत बल्क में बनाते हैं, लार्ज वॉल्यूम्स में बनाते हैं। और दूसरा जो है वो कस्टमाइजेशन होता है जिसमें वॉल्यूम कम होता है लेकिन जो कस्टमाइजेशन है इसकी अमाउंट बढ़ जाती है। और एक इन दोनों के दरमियान में है जिसे मैस कस्टमाइजेशन कहा जाता है। ये जो लार्ज सेगमेंट्स ऑफ कस्टमर्स हैं उनके लिए हम बनाते हैं, इसमें कुछ कस्टमाइजेशन भी आ जाती है, कुछ स्टैंडर्डाइजेशन भी आ जाती है, और वॉल्यूम ना बहुत ज़्यादा होता है ना कम होता है। एक अच्छा जो कंसिडरेबल सेगमेंट है उसके लिए हम मैस कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। अब ये जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मैस कस्टमाइजेशन है अगर आप उनको देखें तो सबसे पहले इंजीनियर टू ऑर्डर। इसमें ये होता है कि हम कस्टमर्स को एज को डिज़ाइनर्स अपने साथ शामिल करते हैं। वो ना सिर्फ इसमें अपने जो मशवरा है, एडवाइस है वो देते हैं, बल्कि वो खुद उसमें मौजूद होते हैं, उस प्रोसेस का एक हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखी हुई है, जैसे एयरक्राफ्ट है। एक कंपनी है जो एयरक्राफ्ट को डिज़ाइन करती है, बनाती है, मैन्युफैक्चर करती है। तो उसमें जो कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को ना सिर्फ सुना जा सकता है बल्कि अमली तौर पे उसको शामिल किया जा सकता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई क्लाइंट जो है वो किसी आर्किटेक्ट के पास जाते हैं और वो जो हाउस डिज़ाइन है वो करना चाहते हैं। तो वो अपनी जो भी उनके जहन में पॉइंट्स होते हैं, जो उनकी वांट्स होती हैं, डिमांड्स होती हैं, वो ना सिर्फ बताते हैं बल्कि उनके साथ वो मिल के डिसीजन मेकिंग में भी हिस्सा लेते हैं। फिर मेक टू ऑर्डर है कि कस्टमर अपनी रिक्वायरमेंट्स बता देते हैं और कंपनी जो है वो उसके मुताबिक मैन्युफैक्चर करती हैं। जैसे टेलर्ड सूट्स हैं, उसमें कस्टमर अपनी जो मेजरमेंट्स है वो दे देंगे और उसके मुताबिक जो सूट है वो स्टिच कर दिया जाएगा। फिर इसके बाद असेंबल टू ऑर्डर है। असेंबल टू ऑर्डर में ये होता है कि किसी प्रोडक्ट के जो मुख्तलिफ पार्ट्स हैं वो रेडीली अवेलेबल होते हैं, सिर्फ उनको मुख्तलिफ पार्ट्स को कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपस में मिला दिया जाता है, असेंबल कर दिया जाता है। जैसे आप देखें कि अगर हमें कोई कंप्यूटर सिस्टम बनवाना है, कोई पर्सनल कंप्यूटर जो है वो हमें चाहिए, तो हम ऑफिस सेंटर चले जाते हैं। वहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी से मदरबोर्ड और उसका जो सीपीयू है, उसका जो मॉनिटर है या इस तरह की दूसरी एसेसरीज़ हैं वो अपनी मर्ज़ी से लगवा सकते हैं। वो ऑलरेडी सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, सिर्फ उसको असेंबल किया जाता है। इसी तरह अगर हम पिज़्ज़ा जो है उसकी एग्ज़ाम्पल लें तो पिज़्ज़ा जो है उसके मुख्तलिफ फ्लेवर्स होते हैं लेकिन उसकी जो बेस है वो कॉमन होती है। तो बेस अगर पहले से तैयार पड़ी है, उसकी जो टॉपिंग्स है वो चेंज कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक की जा सकती हैं। फिर है बंडल टू ऑर्डर, जिसमें ये होता है कि मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, प्रोडक्ट्स हैं, वो मौजूद हैं और उसको कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक सिर्फ पैक कर दिया जाता है। जैसे मिसाल तो बड़ी सिंपल है, लेकिन समझ आ जाएगी उससे कॉन्सेप्ट की कि आप किसी मिठाई वाली दुकान पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत सारी किस्म की जो मिठाइयाँ हैं, स्वीट्स हैं, वो पड़ी हुई हैं और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो जो भी स्वीट उसमें शामिल करवाना चाहें वो आप उसे बता देते हैं। वो उसको बंडल बना के, यानी मिक्स एक बॉक्स बना के वो आपको दे देते हैं। और फाइनली जो है वो मैच टू ऑर्डर, जिसमें जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑलरेडी अवेलेबल हैं, मुख्तलिफ वैरायटी उनकी अवेलेबल है और उसमें से आप अपनी पसंद के मुताबिक उसे बाय कर सकते हैं। जैसे इन्होंने गाड़ियों की मिसाल दी है,
इसी तरह बोर्ड मार्कर्स हैं, मुख्तलिफ कलर्स में अवेलेबल हैं, आप अपनी पसंद से जो भी मार्कर ख़रीदना चाहें वो ख़रीद सकते हैं। तो यूँ अगर आप इस कंटिन्यूम में देखें तो मैस कस्टमाइजेशन जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ कम हो रही है। नीचे जो है वो मैक्सिमम है जहाँ पे इंजीनियर टू ऑर्डर है, और जहाँ पे मैच टू ऑर्डर है वहाँ पे माइनर है। अगर हम सर्विसेज की बात करें तो सर्विस क्वालिटी की 3 डायमेंशंस हैं, ये हमें ग्रॉनरूस मॉडल जो है वहाँ से पता चलती हैं। एक टेक्निकल है, दूसरी फंक्शनल है और तीसरी रेप्यूटेशनल है। जो टेक्निकल क्वालिटी है डैट कैन बी थॉट ऑफ एज अ व्हाट ऑफ सर्विस क्वालिटी, यानी अगर आप किसी ऑफिस में हैं और आपने किसी ऑफिस क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर को उसकी सफाई का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दिया हुआ है, तो आप देखेंगे वाज द फ्लोर क्लीन्ड प्रॉपरली एंड नीटली बाय द ऑफिस क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्टर। तो अगर इसका जवाब येस में है तो उसमें टेक्निकल क्वालिटी पाई जाती है। दूसरी है फंक्शनल क्वालिटी, डैट कैन बी थॉट ऑफ एज द हाउ ऑफ सर्विस क्वालिटी, और इसमें यह कि वाज द क्लीनर कर्टियस, यानी जो क्लीनर है उसने सफाई कितनी अच्छी की, ये तो उसकी टेक्निकल क्वालिटी है, लेकिन उसका बिहेवियर कितना अच्छा है ये उसकी फंक्शनल क्वालिटी में आएगा। एंड थर्ड वन इज रेप्यूटेशनल क्वालिटी विच इज़ रिलेटेड टू द इमेज ऑफ सर्विस प्रोवाइडर, यानी जो कंपनी है उसका अपना इमेज, अपनी रिप्यूट कैसी है। Customers not only perceive service quality based on technical and functional components but also on image of service company। वो समटाइम्स ये भी हो सकता है कि कस्टमर जो है वो टेक्निकल या फंक्शनल जो क्वालिटी है उसको मिस कर दें और सिर्फ रेप्यूटेशनल क्वालिटी की बेस पे जो है वो किसी कंपनी को सिलेक्ट कर लें, यानी उसकी रिप्यूट इतनी अच्छी हो। इसकी एक मिसाल ऐसे है कि अगर कासिम अली शाह फाउंडेशन जो है, जो कि ट्रेनिंग के लिए एक बहुत रिप्यूटेड अदारा है, वो एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर कोई कोर्स ऑफर करता है, तो जो पोटेंशियल पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसे एक ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी जो है वो कंसिडर करेंगे, बिकॉज के इस अदारे में एक रेप्यूटेशनल क्वालिटी का एलिमेंट पाया जाता है। सर्विस क्वालिटी या जिसे सर्व क्वाल भी कहा जाता है उसके 5 कंपोनेंट्स हैं, और उसमें पहला जो है वो रिलायबिलिटी है। रिलायबिलिटी को आप समझ लें कि ये स्टेबिलिटी और कंसिस्टेंसी होती है। दूसरा एश्योरेंस है, जिससे मुराद है कि उस कंपनी के जो एम्प्लॉइज़ हैं वो नॉलेजेबल हैं, वो ट्रस्टवर्दी हैं और वो कॉन्फिडेंट हैं। तीसरी जो चीज़ है वो टेंजिबल्स हैं, यानी जो फिज़िकल फैसिलिटीज़ हैं या इक्विपमेंट है या जो मुख्तलिफ प्रमोशनल या कम्युनिकेशन मटेरियल है जो कि प्रिंटेड फॉर्म में हो सकता है, फाइल या डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो सकता है। फिर एम्पैथी है, जिससे मुराद है कि जो पर्सन्स हैं वो कितने ज़्यादा उनका केयरिंग एटीट्यूड है या वो कितनी ज़्यादा इंडिविजुअल अटेंशन पे करते हैं। और फाइनली रिस्पॉन्सिवनेस है, जिससे मुराद है कि वो कितने ज़्यादा विलिंग हैं कस्टमर्स की मदद करने के लिए। अच्छा जी, ये सर्कवेल गैप्स मॉडल है और बड़ा इम्पॉर्टेंट मॉडल है, जिसमें अपर हाफ जो है डैट बिलोंग्स टू कस्टमर और जो लोअर हाफ है वो कंपनी और मैनेजमेंट के साथ लिंक्ड है। सबसे पहले देखें कि कस्टमर जब किसी सर्विस को एक्वायर करने के बारे में सोचता है तो उसकी कुछ एक्सपेक्टेशन होती है उस सर्विस के बारे में, और ये जो एक्सपेक्टेड सर्विस है वो मुख्तलिफ डिटर्मिनेंट्स होते हैं। मसलन वर्ड ऑफ माउथ कम्युनिकेशंस हैं, कस्टमर ने लोगों से सुना था कि सर्विस बहुत अच्छी है या बहुत पुअर है या एवरेज है या जो भी है, और फिर उसकी जो अपनी पर्सनल नीड्स हैं वो भी डिटर्मिन करती हैं कि उसकी एक्सपेक्टेशन कैसी है। फिर उसका उस कंपनी या ब्रांड या प्रोडक्ट या सर्विस के साथ जो पास्ट एक्सपीरियंस है वो किस तरह का था, वो भी इसे डिटरमिन करता है। तो जो भी उसकी एक्सपेक्टेशन है वो बहरहाल एक एस्टेब्लिश हो जाती है। अब मैनेजमेंट जो होती है कंपनी के अंदर, इसका काम ये होता है कि ये कस्टमर की जो एक्सपेक्टेशन है अबाउट द सर्विस उसको समझने की कोशिश करे और उसको समझ के उसके मुताबिक जो सर्विस है उसको डिज़ाइन करने की कोशिश करे। तो अगर तो मैनेजमेंट ने जो कस्टमर की एक्सपेक्टेड सर्विस थी उसको ठीक तरीके से समझ लिया, जैसा कस्टमर चाह रहा था वैसे ही मैनेजमेंट ने सोच लिया, फिर तो दोनों में कोई गैप नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन अगर कस्टमर की एक्सपेक्टेशन और है और मैनेजमेंट जो उसके बारे में समझ रही है वो डिफरेंट है, तो फिर दोनों के दरमियान एक गैप आ जाएगा जिसे गैप 1 कहा गया। अब मैनेजमेंट ने जो भी परसीव किया कस्टमर की एक्सपेक्टेशन के मुतालिक, उसको जहन में रख के वो अपनी सर्विस को डिज़ाइन करेंगे। तो जो मैनेजमेंट ने समझा और जो सर्विस को डिज़ाइन किया गया, अगर तो वो दोनों एक जैसे हैं फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मैनेजमेंट ने समझा और जो सर्विस डिज़ाइन की गई है दोनों में कोई डिफरेंस आ रहा है, तो इसे हम गैप 2 कहेंगे। फिर उससे अगले लेवल पे देखें कि जो सर्विस डिज़ाइन की गई क्या वही सर्विस डिलीवर की गई। अगर तो इसका जवाब यस में है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और अगर इसका जवाब यस में नहीं है तो फिर गैप आ गया जो चीज़ डिज़ाइन की गई थी और जो चीज़ डिलीवर की गई। उससे अगली स्टेज ये है कि जो चीज़ आप डिलीवर कर रहे हैं सर्विस, क्या मार्केटिंग कम्युनिकेशन में भी उसी को रिफ्लेक्ट किया जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो आप डिलीवर कर रहे हैं वो कुछ और है और जो आप एडवर्टाइज कर रहे हैं वो कुछ और है। तो अगर तो ऐसा होगा तो फिर इनके दरमियान भी एक डिस्क्रिपेंसी या गैप आ जाएगा जिसे गैप 4 कहा जाएगा। और ये चीज़ याद रखें कि जो आपकी एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग कम्युनिकेशन है इसका भी डायरेक्ट लिंक है एक्सपेक्टेड सर्विस के साथ। जो आप मैसेज खुद बता रहे हैं कस्टमर को, कस्टमर जो है वो उसके मुताबिक आपको परसीव करना शुरू कर देगा। फिर जो आपने डिलीवर किया, अब वो कस्टमर उस सर्विस को परसीव करेगा। जो आपने कस्टमर को सर्विस डिलीवर की, कस्टमर उसको परसीव कर रहा है। तो ये जो परसीव्ड सर्विस है और एक्सपेक्टेड सर्विस है, आइडियली दोनों सेम होनी चाहिए ताकि कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो है वो इसका रिजल्ट निकल सके। लेकिन अगर परसीव्ड सर्विस कुछ और है और एक्सपेक्टेड सर्विस कुछ और थी, तो फिर यहाँ भी एक गैप आ गया जिसे गैप 5 कहा जाएगा। और अब इन गैप्स की वजह से प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 कस्टमर की जो एक्सपेक्टेड सर्विस थी वो 0.9 पे थी और जो परसीव्ड सर्विस आई है वो लेट्स से 0.7 पे आई है। तो अब कस्टमर की जो एक्सपेक्टेड सर्विस और परसीव्ड सर्विस का लेवल है उसमें 2 पॉइंट्स का डिफरेंस आ रहा है। ये 2 पॉइंट्स का डिफरेंस गैप 5 है। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि ये जो डिफरेंस आया है ये क्या मार्केटिंग कम्युनिकेशन में गैप की वजह से आया है, जो गैप 4 था, कि मार्केटिंग कम्युनिकेशन ने कुछ और बताया और जो सर्विस डिलीवर की गई वो कुछ और थी, या ये जो कुछ सर्विस डिलीवर की गई और जो कोई डिज़ाइन की गई उन दोनों में डिफरेंस था। अगर उन दोनों में भी डिफरेंस नहीं है तो फिर हम और पीछे जाएंगे और देखेंगे कि जो सर्विस डिज़ाइन की गई और जो मैनेजमेंट ने परसीव की थी कस्टमर की एक्सपेक्टेशन, क्या उसमें कोई डिफरेंस है। अगर तो उसमें भी कोई डिफरेंस नहीं है तो फिर देखा जाएगा कि क्या मैनेजमेंट ने जो परसीव किया था कस्टमर की एक्सपेक्टेशन को वो सही भी था या नहीं। तो अगर वो सही नहीं था तो फिर प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट हो जाती है। तो ये मॉडल जो है वो हमें एक तो कस्टमर्स के साथ जो बड़ी ओपन एंड फ्रैंक कम्युनिकेशन की इम्पोर्टेंस भी बताता है, और ये बाकी जो प्रोसेसेस हैं उनको बेहतर करने की जो इम्पोर्टेंस है वो भी बताता है। तो कस्टमर्स के साथ ओपन एंड फ्रैंक कम्युनिकेशन तभी हो सकेगी जब आपके उनके साथ जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत अच्छे और फ्रेंडली नेचर के हों।